नमस्कार दोस्तों। आज पुस्तक परिचय में मैं आपके साथ जिस पुस्तक को साझा करने जा रहा हूँ वो एक काव्य संग्रह है और इस काव्य संग्रह का नाम है प्रतिरोध के स्वर। कवि हैं श्री प्रमोद झा। प्रमोद झा मुरादाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन दिल्ली में उन्होंने काफ़ी वर्षों तक काम किया। एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आप कई अखबारों से जुड़े रहे। अभी हाल ही में जब उन्होंने ये किताब मेरे को भेजी और मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि क्यों नहीं इस पुस्तक को आप सभी के साथ साझा किया जाए। दोस्तों, वैसे तो ये बता दूं मैं आपको कि इसका प्रकाशन जो है वो समदर्शी प्रकाशन द्वारा किया गया है और पुस्तक का जो कलेवर है, जो उसका मुख पृष्ठ है, बहुत ही सुंदर है। बहुत सुंदर उसमें एक कलर स्कीम और कुछ लोग झंडे उठाए हुए नजर आ रहे हैं। एक इनकलाबी नारे उनकी कविताओं में। मुखचंद की इन कविताओं को जब मैंने पढ़ा तो इसमें जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि जैसा कि जनवादी कवि के रूप में आप उन्हें समझ सकते हैं, तो मैंने इस बात को अनुभव किया कि उनकी कविताओं में एक आक्रोश है, विद्रोह है और एक ऐसी उनकी कविताओं में उनकी जो पत्रकारिता है जो छुपी हुई है, पत्रकारिता के जो जिससे वो जो उनका मुख्य उनका पेशा रहा और उन्होंने खोजी पत्रकारिता भी करी, तो उसके बीज मुझे उन कविताओं में दिखाई दिए। तो उन्होंने खुद अपनी अपनी बात में इस बात को कहा है कि भ्रष्ट सरकार, सिस्टम और व्यवस्थाओं से लड़ने के लिए उन्होंने इन कविताओं को लिखा, रचा और यही उसकी प्रेरणा स्रोत है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो मतलब बिल्कुल एक निडरता से उन्होंने इन कविताओं को लिखा है और अ, मोदी भक्तों को और गोदी मीडिया को भी उन्होंने खूब लताड़ा है अपनी बात में अच्छी तरह से। और तो इसलिए दोस्तों, ये जो कविताएं हैं अपने आप में बहुत विशिष्ट बन जाती हैं, क्योंकि ये व्यवस्था के खिलाफ अ, आवाज़ उठा रही हैं और जो भी कुरीतियां हो रही हैं समाज में, जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। और ये किसी एक कोई, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये किसी अ, राजनीतिक पार्टी के विरोध हैं। कोई भी सरकार होती, जो भी सरकार जहाँ भी मिली, उन्होंने उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है। तो लेकिन फिलहाल जो इसमें पिछले जो जैसा कि उन्होंने अपनी बात में कहा भी है कि मोदी सरकार को जो है लताड़ा है और गोदी मीडिया को भी लताड़ा है, और इसलिए इस पुस्तक को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है इस देश के हर युवा के लिए, जिससे कि वो प्रेरित हो सकें भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, अपनी आवाज़ उठा सकें। और तो यह मैं उनका इस कवि को इस प्रमोद झा जी को बधाई के पात्र हैं इस बात के लिए कि वो डरे नहीं हैं और एक पत्रकार का धर्म निभाते हुए उन्होंने अपना कवि धर्म भी निभाया है और 120 पृष्ठों की इस काव्य संग्रह में उन्होंने अपनी कविताओं को बड़ी निडरता से पेश किया है। मैं चंद कविताओं के चंद अंश आपके सामने रखूंगा, जिससे कि आपको लगेगा कि क्यों नहीं आपको ये कविताएं पढ़नी चाहिए। पहली कविता इसकी चुटकी भर सिंदूर है, उसी में की कुछ पंक्तियां देखें। चुटकी भर सिंदूर कविता का शीर्षक है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। मशहूर संवाद है ये। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, मशहूर संवाद है ये। रमेश बाबू जब नहीं समझते सिंदूरी कीमत, तो लग जाती है दामते में आग। सुहाग सेज कांच की किरचों की मानिंद बिखरती है। कितने ही घर परिवार इन्हीं रमेश बाबुओं के चलते उजड़ जाते हैं। कौन है ये रमेश बाबू, कौन है ये रमेश बाबू। और
एक दूसरी कविता की पंक्ति देखें कि जो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के से प्रेरित होकर विशेष रूप से जो लड़कियों को गायब कर दिया जाता है, तो कहाँ जाती हैं वो लड़कियां, उसके बारे में ये रचना है। तो गुम हुई जवान लड़कियां, ये कविता का शीर्षक है। और इसमें से चंद पंक्तियां देखें कि उधर गुम हुई अनेक जवान लड़कियों को आसमान लील लेता है या जमीन। उधर गुम हुई अनेक जवान लड़कियों को आसमान लील लेता है या जमीन। कहने को बहुत बातें, पुलिसिया रिकॉर्ड किसी काम का नहीं, बरामदगी होती नहीं। बलात्कारी अय्याशों और हत्यारों के आज आबाद हैं रिसोर्ट, फार्म हाउस और होटल तो खुले ही रहते हैं। सस्ता रहता है भोग का सामान, सस्ता रहता है भोग का सामान। और दोस्तों, एक और दूसरी कविता जिसमें जो व्यवस्था है, खास तौर से जो पुलिस वाले हैं या दूसरे षड्यंत्रकारी हैं, और जो जिन लोगों को मतलब जो रक्षक हैं उनके ऊपर एक तंज किया है इस कविता में। कविता का शीर्षक है सितम की घाटियों में। इसमें से ये चंद पंक्तियां देखें आप कि पालतू वर्दीधारियों और दीगर षड्यंत्रकारियों की चंडाल चौकड़ी के सरदार हो तुम। पालतू वर्दीधारियों और दीगर षड्यंत्रकारियों की चंडाल चौकड़ी के सरदार हो तुम। सत्ता लिप्सा उतारती है उस सितम की घाटियों में जहां सच को कैद करने की भौंडी तरकीबें बेरोक टोक गढ़ी जाती हैं। जहां सच को कैद करने की भौंडी तरकीबें बेरोक टोक गढ़ी जाती हैं। तो इसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से सच को जो है कैद करने की जो है कोशिश लगातार होती रहती है। और दोस्तों, मैं आपको और एक दूसरी रचना के कुछ, इसमें उन्होंने स्त्री के ऊपर स्त्री विमर्श पर ये कविता है उनकी। और इस कविता का शीर्षक है अपनी परछाई देख नहीं पाती। ये सुने चंद पंक्तियां इस कविता से कि ऐ स्त्री, दिन रात झूठे बर्तन और घर के सारे कपड़े धोने के बाद भी, ऐ स्त्री, दिन रात झूठे बर्तन और घर के सारे कपड़े धोने के बाद भी तेरे चेहरे पर नहीं उभरती है सफेदी की चमकार। चमक दर चमक लाने में खींचती है तू एक यही किरदार नहीं, घर की लक्ष्मी, पत्नी के रूप में प्यार की देवी, माँ के रूप में छाछ भर स्नेह बरसाना, बहन की भूमिका में भाई को वक्त पर राखी बांधना। इन्हीं किरदारों में खपती है तेरी ताकत और ऊर्जा। इन्हीं किरदारों में खपती है तेरी ताकत और ऊर्जा। तो ये उनके नज़रिए में एक स्त्री की वजूद था जो उन्होंने परोसा। और एक दूसरी कविता देखें जिसमें जो है इसमें भी विद्रोह के स्वर हैं। और कविता का शीर्षक है आखिरी चीख पत्थर की। इसमें से चंद पंक्तियां देखें कि जमीन जंगल के आत्यांतिक कटने से, आदिवासी परिवेश से जुड़ी हुई कविता है कि जमीन जंगल के आत्यांतिक कटने से बेहद आक्रोशित आदिवासी युवक शहरी चाल चरित्र और चेहरों पर बड़े हिकारत के भाव ही उभरते थे। मन में रोजाना मेहनत कशों कमेरों संग वो बहाता पसीना, मछलियां मारता, मधुमक्खियों के छत्ते तोड़ता, सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता, चूहों के बिलों से भी निकाल लेता अनाज। जीने योग्य यही थे उसके साधन और औजार। जीने योग्य यही थे उसके साधन और औजार। और दोस्तों, एक और कविता आप देखें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कविता जो थी आदिवासियों के ऊपर थी, जो आदिवासियों से जुड़ी हुई थी। और ये एक दूसरी कविता जो दलितों के ऊपर है, उन्होंने लिखी है। उसमें से चंद पंक्तियां देखें कि थूकते रहिए दलितों पर। इसमें से देखें चंद पंक्तियां कि मंदिर की दान पेटी नहीं जानती पहचानती ना दलित को ना ही पंडित को। मंदिर की दान पेटी नहीं जानती पहचानती ना दलित को ना ही पंडित को। पैसों पर नहीं लिखा होता हरिजन अथवा दलित। मंदिर की प्रतिमा ताकती नहीं टुकुर टुकुर, आंसू भी नहीं बहाती, कोई प्रेम ग्रंथ नहीं रचती। मूर्ति आस्था विश्वास और श्रद्धा भावनाओं में नहीं होते पद दलित लोग। ओछी छोटी मानसिकता होती है दबंग अंध भक्तों की। अरे नीच जाति का है
अरे नीच जाति का है, भगाओ यहाँ से, पूजा हो रही है, ये चमार कैसे आ गया, पूजा हो रही है, ये चमार कैसे आ गया। और दोस्तों ये देखें कि आप मैं और एक आपको रचना दिखा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ आपके सामने। तो इसमें दिखाया था उन्होंने दलितों को, उसको धर्म से भी जोड़ा कि किस तरह से आज भी जो है इतने 75 वर्ष बाद भी आज दलितों का ये स्थिति है। और ये देखें कि आप जी, एक और कविता, मुखौटे नोच कर फेंकिए, इसमें से चंद पंक्तियां देखें कि बदलने होंगे इनके चेहरे, बदलने होंगे इनके चेहरे, नकाब मुखौटे नोच कर फेंकने होंगे, दागदारों को अपने दाग मिटाने पड़ेंगे। नकलियत भी है उन सिने अभिनेता व अभिनेत्रियों जैसी जो अपने चेहरों पर पोतते हैं सफेदा, झड़ती रहती है ये पॉलिश। इसमें कवि ने कहा है कि किस तरह से जो एक मेकअप करते हैं और उस तरह से नकली मुखौटे होते हैं और जहाँ से पॉलिश झड़ती रहती है। तो वो कह रहा है कि कभी कि इन चेहरों को जो है बदलना है, इन मुखौटों को बदलना है। दोस्तों आइए आपको मैं एक दो रचनाएं और चंद पंक्तियां सुनाता हूँ एक दो रचनाओं से। और तो आप देखिए, ये मैंने पूरी पुस्तक को पढ़ा और कई जगह पढ़ते हुए मेरे को लगा कि ये कविताएं जो हैं अपने आप में कविताएं नहीं है बल्कि कुछ नारे हैं, एक क्रांति लाने का आह्वान है। ये कविता देखें आप, इस कविता की खून में नहाया मणिपुर, जो मणिपुर में जो पिछले दिनों जो हुआ था उससे प्रेरित है ये कविता। इसकी चंद पंक्तियां हैं कि धिक्कार रहे थे उसे हिटलरी मुसोलिनी सरीकी, धिक्कार रहे थे उसे हिटलरी मुसोलिनी सरीकी सत्ता व्यवस्था को, जिसने मणिपुर के जीते जागते इंसानों, मासूम स्त्रियों को हिंसा की आग में झोंक दिया। नीरो की तरह वंशी बजाने वाले न्यूज़ चैनल्स की स्क्रीन पर अपने चेहरों को देख खूब खुश हो रहे थे। बेसिर पैर के बयान दर बयान मणिपुर के वजूद पर कर रहे थे आक्रमण। बेसिर पैर के बयान दर बयान मणिपुर के वजूद पर कर रहे थे आक्रमण। तो इसमें एक तंज उन्होंने सरकार पर तो किया ही है, साथ साथ गोदी मीडिया पर भी किया है। और दोस्तों अब मैं एक एक आखिरी कविता की चंद पंक्तियां और आपके सामने रखूंगा। इसमें से ये देखें आप कि ये निहत्ती होती हैं सड़कें, इस कविता का शीर्षक है। इसमें से चंद पंक्तियां देखें आप कि रात आए तो अपने साथ कभी लाठी तो कभी गोली लेकर आए तो कुछ बात बने। ये बलात्कार से संबंधित एक कविता है कि रात आए तो अपने साथ कभी लाठी तो कभी गोली लेकर आए तो कुछ बात बने। बहेलिए नहीं आते रात में तो नहीं डरती हैं चिड़ियाएं, सही से सोती हैं बेखौफ चिड़ियाएं। चिड़ियों पर बलात्कार नहीं होता, बिल्किस बिल्किस बानों की तरह आंसुओं की बौछार नहीं होती, पेड़ पत्ते भी आंसू से नहीं भीगा करते। बहेलिए रात में भी यदि जाल बिछा दें, बहेलिए रात में भी यदि जाल बिछा दें तो पकड़ में आ सकती हैं चिड़ियाएं। बहेलिए जैसे दुष्ट और दुष्कर्मी अक्सर करते हैं रात में शिकार, तो डरती हैं स्त्रियां भी चिड़ियों की मानिंद। खौफनाक लगती हैं रातें, खौफनाक लगती हैं रातें। तो दोस्तों ये चंद कविताओं के चंद अंश मैंने आपको सुनाए और इन अंशों को सुनकर ही आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण ये कविताएं हैं, कितनी अ, मैं कहूँगा उत्तेजित करने वाली हैं और आक्रोश के प्रति विद्रोह, एक विद्रोह का स्वर है उसमें। इसीलिए इस काव्य संग्रह का नाम प्रतिरोध है, प्रतिरोध के स्वर है। तो ये स्वर आज तक पहुंचाने का काम मैं कर रहा हूँ। और ये मेरी गुजारिश है, निवेदन है कि हर भारत के हर युवा से कि वो इस पुस्तक की कविताओं को पढ़े, तो हो सकता है कुछ बदलाव इन पुस्तकों, इन कविताओं से प्रेरित होकर कुछ बदलाव हमारे समाज में आ सके। और इन इस सुंदर काव्य संग्रह के लिए मैं एक बार फिर से प्रमोद झा भाई का आभारी हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक को मुझे भेंट स्वरूप भेजा और मुझे पढ़ने का अवसर दिया और इस पर अपनी बात कहने का अवसर दिया। शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।